भारत का संविधान हर विचारधारा, हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक समान सम्मान देता है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान लोकतंत्र को सबसे ज्यादा सम्मान प्रदान करता है, अर्थात जनता की इच्छाओं का पालन करता है भारत का संविधान। समझ में आई बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। उसी ने इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को इतनी मजबूती से गाड़ दिया है इस देश की धरती में कि उसको कभी उखाड़ा नहीं जा सकता। क्या है संविधान की मूल संरचना? किसको कहता है सर्वोच्च न्यायालय कि इसमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है? वो क्या है? आज हम चल रहे हैं उसी को विस्तार पूर्वक समझने कि क्या है मूल संरचना। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। भारतीय संविधान के विकास को जिस तरह से बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशव नंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया है। ये याद रखना हमेशा कि केशव नंद भारती केस वो है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपके संविधान की मूल संरचना को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है कि यह है संविधान की मूल संरचना और इसमें कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ भी हो जाए लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती किसी भी हालत में। तो सुनिए क्या इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। इस केस में यह निर्धारित कर दिया गया कि संविधान में आपकी संसद कितना संशोधन कर सकती है, क्या संशोधित कर सकती है और क्या संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा, यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है निर्धारित सीमाओं के अंदर ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तीसरी बात, संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवनंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। आप ये जान लीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि आपने जो निर्णय लिया है वो संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ है, संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ है, तो उस संशोधन को रद्द कर सकती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय। यही इस आखिरी बिंदु में बात कही गई। फिर से सुनो, संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम फैसला होगा। यहां पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती कि नहीं हमने तो सही किया है, जबरदस्ती नहीं। जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय देगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा। किसके मामले में? संवैधानिक संशोधन के मामले में, वो भी किससे संबंधित? मूल संरचना से संबंधित विषय पर। ठीक है। अगला, संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। देखो, संविधान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मूल संरचना मानी जाए, लेकिन संविधान की जो आधारशिला है ना, जिन चीजों पे हमारे संविधान को रखा गया है, जिन सिद्धांतों पर, उन्हीं सिद्धांतों को हमने अपने संविधान की मूल संरचना माना है। और ये तय करने का काम कौन करेगा? ये तय करने का काम सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएं करेंगी। वो जो एक्सप्लेनेशन देगा, जो जिस चीज को वो संविधान की बुनियादी संरचना कहेगा, उसे संसद को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार है, और वो कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उनके अलावा किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की अपने हिसाब से कोई परिभाषा निर्धारित करे। समझ में आई बात?
विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। जो भी जीवन अपने आप को जो भी संविधान एक जीवंत संविधान कहता है, उस संविधान की पहली कसौटी ही यही होती है कि उसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जीवंत होने का अर्थ यही है कि आप समय के साथ अपने आप को संशोधित कर रहे हैं। आप अपने आप को समय के साथ संशोधित कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तभी आप एक जीवंत संविधान बने हुए हैं। अगर आप अपने आप में ये परिवर्तन नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप जीवंत संविधान नहीं है। आप एक जीवंत संविधान नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। जीवंत संविधान का मतलब ही यही है कि आप समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। आप अपने आप में समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं और डिस्कस हो रही है हर चीज, बहस नहीं, विचार विमर्श हो रहा है। आज जो हमारे संसद में दिखता है ना, वो कुत्ता घसीटी है, एक दूसरे के ऊपर ये फेंको, वो फेंको, पर्चा फेंक दो ना। ये आज के टाइम में निम्न राजनीति को दर्शा रहा है कि ना हमारे पक्ष को सहूर है, ना हमारे विपक्ष को सहूर है बात करने का। दोनों के अंदर कोई सहूर नहीं है बात करने का। ये बात आप जान लो, समझ में आई बात? आगे सुनो। 1973 के बाद न्यायपालिका ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्व को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चित ही पुष्ट हुआ है। समझ में आई बात? हमारे संविधान के जो हमारा देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निश्चित कर दिया है कि किन चीजों को आप संशोधित कर सकते हैं और किन चीजों को आप संशोधित नहीं कर सकते। तो इससे ये स्पष्टीकरण आ गया है कि किन चीजों को आपकी सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना माना, उन्हीं चीजों को उसने संशोधन से बाहर कर दिया है जिसको उसने माना है कि ये संविधान की मूल संरचना है और इनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, इन चीजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उसी को संविधान ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है, महत्व दिया है कि ये नहीं बदलना चाहिए और उसको संशोधन से बाहर कर दिया है कि आप इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। और बहुत सारी चीजें उसने कहा है कि आप इन चीजों को संविधान में परिवर्तित कर सकते हैं समय के साथ। तो हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का दोनों का बैलेंस है। ये बैलेंस ही संविधान को इतना ज्यादा प्रभावशाली संविधान बनाता है। ये बात लिखना है अपने उत्तरों में कि हमारे संविधान में एक संतुलन साधा गया है कठोरता और लचीलेपन का। यही कठोरता और लचीलेपन ने ही हमारे संविधान को ये योग्यता प्रदान की है कि वो आज 72-73 साल से इस भारत को संचालित कर रहा है, इस भारत को संचालित कर रहा है। ये उसके अंदर तभी ये योग्यता आ पाई है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। देखो, मैंने आपको बोल ही दिया है कि न्यायपालिका ही ये निर्धारित करेगी कि संविधान में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण
सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वो जनरल और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो एक बराबर होते हैं, उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये बात किसने निर्धारित की? ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक रूप से आरक्षण के हकदार हैं उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये बात किसने निर्धारित की? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की। तो सर्वोच्च न्यायालय ही ये निर्धारित करता है कि संविधान की क्या व्याख्या होगी, संविधान की वास्तविक व्याख्या क्या है, इस चीज को तय करने का काम हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। और ये बहुत अच्छी सुनहरी बात है कि हमारे नेताओं को ये अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं तो वो तो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हर चीज को अपने हिसाब से परिभाषित करते और आज देश का बंटाधार करके बैठ गए होते। ये दायित्व उसे ही दिया गया है जो सच में पका हुआ है, जो सच में समस्याओं को समझता है। इसीलिए ये काम न्यायपालिका को दिया गया है कि जिससे कि इस देश के सिद्धांत में किसी भी प्रकार से आंच ना आए। अब आप सोचो कि जिन लोगों ने इस देश का संविधान बनाया है वो ज्यादा योग्य थे कि आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो ज्यादा योग्य हैं? आप खुद सोचो इस बात को। अंबेडकर साहब जितने योग्य हैं, क्या आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उतने योग्य हैं? आप ही नहीं। उनकी दूरदर्शिता को आप देखिए। उस व्यक्ति ने एक ऐसा संविधान दे दिया है इस देश को कि उस संविधान से ये देश इतनी तरक्की कर रहा है, और वो भी लोकतांत्रिक रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर समृद्धि प्राप्त करना, आगे बढ़ना आसान काम नहीं है। आपको विपक्ष को भी झेलना पड़ता है। हम चाइना नहीं है, चाइना की अलग स्थितियां हैं। चाइना अगर इतना तेजी से विकास कर रहा है तो वो अपने विपक्ष को खत्म करता हुआ विपक्ष आगे बढ़ रहा है। मतलब उसका कोई वहां विपक्ष नहीं है, उसकी नीतियां गलत भी है तो भी सही, और सही है तो सही है ही। समझ में आई बात? आगे सुनिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संविधान के विकास में, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने में हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे न्यायालय लोग, सभी न्यायालय होगा, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी का अपना योगदान है इस देश के संविधान को जीवंत बनाने का, और इस देश के संविधान को एक प्रभावी संविधान बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है, इन्हीं लोगों ने किया है वास्तविक रूप से। अब समझिए, संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि कैसे है भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज। हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है, इसका क्या अर्थ है, क्यों माना है हमने ऐसा, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्यों माना है हमने भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज। आएगा तो यही प्रश्न आएगा इसमें से, या वो वाला आएगा संशोधन की प्रक्रिया की तीनों प्रक्रियाओं को परिभाषित कीजिए कि क्या है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं। उन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक, और इसको सुनना। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में यह उस पहली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के
टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है। सच है ये, और ये सच बोलूं तो ये हमारे देश के उन लोगों का योगदान है जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया है। इस संविधान को जीवंत संविधान बनाने का काम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने इसको बनाया है, जिनकी दूरदर्शिता ने एक ऐसा संविधान बनाकर हम लोगों को दे दिया कि हम उसे समय के साथ परिवर्तित कर रहे हैं, और वो समय के साथ परिवर्तित होता जा भी रहा है किसी भी समस्या को झेले बिना। तो अब आप बताइए कि क्या भारत का संविधान एक नकल का संविधान है या भारत की परिस्थितियों के अनुरूप बना एक संविधान है? पहला चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा तो पहला प्रश्न यही रहा होगा। जब भारत ने विभिन्न संविधानों से कुछ प्रावधानों को अपने अंदर समाहित किया तो भारत के बहुत से बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये तो नकल का संविधान है, या दुनिया ने ये कहा कि भारत का संविधान एक नकल का संविधान। अब आप बताइए कि भारत का संविधान एक नकल का संविधान है या कि भारत की परिस्थितियों को सही से परिभाषित करने वाला संविधान है? ये आप अपने उत्तर में दीजिएगा। तो यही चीज, जिस प्रकार से इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बदलता हुआ, सीखता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से भारत के संविधान ने भी परिस्थितियों के हिसाब से सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाया है और बहुत से परिवर्तन अपने अंदर समाहित किए हैं, जो कि हम सबको समय के साथ दिखाई पड़े। समय के साथ हमने इन सब चीजों को देखा भी है और जाना भी है, समझा भी है, सब कुछ किया है। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे संविधान में वो चीजें थी जिनके माध्यम से उन चीजों को बदला जा सका और समय के साथ चीजों को परिवर्तित किया जा सका। समझ में आएगा? आगे सुनो। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोग में विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अनेक नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? आप बताओ कि क्या हमारे देश का संविधान लोकतंत्र का संरक्षण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? हाँ, कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत के संविधान में वो सारे गुण हैं जो एक लोकतांत्रिक संविधान को चाहिए। आपका संविधान आपको ये खुलापन देता है कि आप भिन्न भिन्न विचारों के साथ इस देश को चलाने की बात कर सकते हैं। आपको छोटी मानसिकता लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी मानसिकता के हिसाब से चलने का दम रख सकते हैं। यहाँ पक्ष भी है तो यहाँ विपक्ष भी है। एक विचारधारा नहीं है भारत में, अनेकों विचारधाराओं को समाहित करके चलता है भारत का संविधान और हर विचारधारा को उतना ही सम्मान देता है भारत का संविधान। नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत का संविधान हर विचारधारा, हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक समान सम्मान देता है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान लोकतंत्र को सबसे ज्यादा सम्मान प्रदान करता है, अर्थात जनता की इच्छाओं का पालन करता है भारत का संविधान। समझ में आएगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। उसी ने इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को इतनी मजबूती से गाड़ दिया है इस देश की धरती में कि उसको कभी उखाड़ा नहीं जा सकता। आगे सुनिए। पहले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक
मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसका वरीयता प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं हो है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इसके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और देश को एक दूसरे के साथ मिलकर चलाना चाहिए। तो भारत का संविधान इस काम को कराने में बहुत ज्यादा सफल हुआ है। कभी भी उसने देश के संविधान पर संसद को हावी नहीं होने दिया। चाहे आप देख लीजिए भारत के संविधान का इतिहास उठा लीजिए, भारत की न्यायपालिका का इतिहास उठा लीजिए, बस एक छोटे से समय के काल में वो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सका, नहीं तो पूरे समय काल में उसने भारत की जनता के अधिकारों को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया। अब आप पूछोगी कि वो कौन सा समय काल है भैया, तो ये है वो समय काल 1975 से लेकर 1977 का ये जो समय काल, आपातकाल का ये जो समय था 18 महीने का, इसी समय में वो भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हुई। नहीं तो उसने कभी भी संसद के आगे अपने घुटने नहीं टेके, कभी भी इधर भी नहीं टेके थे। इसके काम को ही बंद करा दिया गया था। तो ये आप जान लीजिए, नहीं तो भारत के संविधान की रक्षा करने में न्यायपालिका ने कभी भी संसद के आगे अपने घुटने नहीं टेके हैं और मैं आशा करता हूं कि कभी टेके भी ना, क्योंकि इसी के पास ये शक्ति है कि ये उसको भी अपने कंट्रोल में और उसकी हदों में रखे। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि बहुमत जो कहे वो ही हो। हर अल्पसंख्यक की बात को भी, अगर अल्पसंख्यक सही है तो अल्पसंख्यक की बात को भी उतनी ही तरजीह दी जाए जितनी की बहुसंख्यकों की बात को तरजीह दी जा रही है। लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है एक, और यही होना भी चाहिए कि सिर्फ बहुसंख्यकों की बात ना हो, अल्पसंख्यकों की बात भी होनी चाहिए। हम पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है, यही हमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। हम राम के सिद्धांत पे चलते हैं, हम किसी और के सिद्धांत पे नहीं चलते। हम बुद्ध के सिद्धांतों पर, हम महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलते हैं। यही हम में और उनमें सबसे बड़ा फर्क होना चाहिए। समझ में आई बात? आगे सुनिए। न्यायपालिका ने न्यायपालिका का योगदान, इस देश के संविधान को जीवंत संविधान बनाने में न्यायपालिका ने किस प्रकार से योगदान दिया है, ये भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मौजूद है, संशोधन करने की भी। ठीक है, न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए। उसने याद दिलाया आपको कि आप सब करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी हद में रहते हुए करें, हद ना तोड़ें। आप अगर आप हद तोड़ेंगे तो आप कुछ भी करें, हम आपको रोकने के लिए खड़े हैं सीना तान के। हम भी इसी देश के हैं और आप भी इसी देश के। आप भी उसी गरीब के अधिकारों की रक्षा के लिए, हम भी उसी गरीब के अधिकारों के लिए की रक्षा करने के लिए। गरीब की अधिकारों को प्रदान करने के चक्कर में आप अमीरों के अधिकार मत छीनिए, किसी के भी अधिकार मत छीनिए। न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा कि आप एक का अधिकार छीनकर दूसरे को मत दीजिए, आप अपनी सीमा में रहते हुए सबको सबका अधिकार दीजिए। आपके पास ये सारे संसाधन हैं, आप सरकार है इस देश की, तो आप सब करिए, लेकिन किसी का अधिकार, वाजिब अधिकार मत छीनिए। वाजिब आप छीनेंगे तो हम आपके सामने सीना तान कर खड़े हैं आपके कामों को रोकने के लिए। न्यायपालिका ने ये कहा स्पष्ट। जनहित के न्यायपालिका
ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। साफ कहा उसमें कि अगर मैंने एक बार आपको इजाजत दे दी सीमा से बाहर जाकर काम करने की, तो फिर आप मुझे खेल बना देंगे, आप मेरा खेल बना देंगे, फिर आप मेरे कंट्रोल में आने वाले नहीं है। इससे बढ़िया आप निकले ही मत। आज आपकी मैं मान सकता हूं कि आपकी क्या नियत साफ हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी नियत बदल जाए तो क्या, पर मुझे मेरा दायित्व मैं तो निभाऊं ना। तो न्यायपालिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं भैया, आप आज भी सीमा में रहे, कल भी सीमा में रहे, परसों भी रहे, हम आपको कभी भी इजाजत नहीं देंगे, चाहे आपका उद्देश्य कैसा भी क्यों ना हो। हम इस चीज की इजाजत आपको कभी नहीं देंगे कि आप बाहर जाकर सीमाओं से, विधि की सीमाओं से बाहर जाकर काम करें। जो संविधान ने आपके लिए सीमाएं तय की है, उसी सीमा में रहते हुए आप काम करें, हम कभी भी आपको इंटरफेयर करने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने हल्का भी उन सीमाओं से बाहर जाके काम करने का प्रयास किया तो हमसे बुरा कोई नहीं, फिर हमसे बुरा कोई नहीं है। क्या हुआ? ठीक है। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को समझने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। वैसे तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये फला भाग संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन ये चीज, इस चीज को तय करने का काम हमारी न्यायपालिका ने करा है केशवानंद भारती वाले मामले में, कि हम इस चीज को, हम इन चीजों को भारत के संविधान की मूल संरचना मानते हैं और कोई भी सरकार इन चीजों में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकती है। कुछ भी हो जाए, आप इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, आप इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप इन चीजों को छेड़ तक नहीं सकते। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है? यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायपालिका का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, वो किस दिशा में काम करना चाहता है। जब हम किसी, देखो हर किताब का एक मोटिव होता है, हर चीज का एक मोटिव होता है, और जब हम उस किताब के मोटिव को समझ लेते हैं तो हम उसकी आत्मा को समझ लेते हैं। तो यही चीज न्यायपालिका ने भी कहा कि आप इस संविधान का मेन मोटिव क्या है? इस संविधान का मेन मोटिव है इस देश के लोगों को अधिकार प्रदान करना, इस देश के लोगों को न्याय प्रदान करना, हर प्रकार का न्याय प्रदान करना। तो यही इसकी आत्मा है, यही इसकी मूल संरचना है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत के संविधान की मूल संरचना इस देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, और जो भी इस देश के नागरिकों के अधिकार हैं, वही इस देश के संविधान की मूल संरचना है। इस देश का सम्मान इस देश के संविधान का मूल पहचान है। इस देश के सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो वो इस संविधान को ठेस पहुंचाता है। इसका मतलब वो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये बात हमारे न्यायाधीशों ने ये काम किया, और उन्हीं चीजों को उन्होंने क्या कहा कि ये भारत के संविधान की मूल संरचना है। ठीक, सुनना फिर से। यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियों तथा
अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। न्याय इसीलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो भाई संविधान को भी तो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है ना, किसी और चीज के लिए बनाया गया है। संविधान की भी अपनी एक क्या है, एक उद्देश्य है, एक उसका भी अपना एक लक्ष्य है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी न्यायमूर्तियों ने कहा कि आप सिर्फ कानूनी बातों पे मत जाइए, उसकी भावना क्या है, उन कानूनों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आप वो समझिए। जब आप उन उद्देश्यों को समझ लेंगे तो वही इस देश के संविधान की मूल संरचना है, वही इस देश के संविधान की आत्मा है। तो आत्मा उन्होंने बता दी कि ये आत्मा है और आत्मा पे प्रहार नहीं होना चाहिए। आप सब बदलो लेकिन आत्मा नहीं बदलनी। आत्मा बदलने की कोशिश की तो हम आपको बदल देंगे। ये बात हमारी न्यायपालिका ने बहुत स्पष्ट कर दी सरकार को, भारत सरकार को ये बहुत स्पष्ट कर दिया। समझ में बात? आगे सुनिए। अब राजनीतिज्ञों की परिपक्वता, हमारे राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से अपनी परिपक्वता दिखाई शुरू से लेकर आज तक की, कि उन्होंने क्यों कभी उस चीज को चैलेंज नहीं किया, कि हाँ उन्होंने भी मान लिया हाँ यही इस देश के संविधान की आत्मा है और हम भी कभी इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। सुनना, उपयुक्त अनुच्छेदों में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलन तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशव नंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 52वां संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनवर मिल प्रकरण 1980 में न्यायपालिका ने अपने पहले लिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। इसीलिए केशव नंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। तो सबने ये एक्सेप्ट किया कि नेताओं ने भी, पार्टियों ने भी ये एक्सेप्ट किया कि भारत के संविधान की एक आत्मा है और उस आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो ये राष्ट्र टूट जाएगा। क्योंकि ये देश, इस देश का संविधान ही इसका हृदय है, और अगर हृदय को निकाल दिया जाए शरीर से तो देश टूट जाता है, देश समाप्त हो जाता है। तो अब आप जान लीजिए, इसीलिए इस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे सुनिए। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आजादी, अंडरलाइन कर लो, व्यक्ति की गरिमा, आजादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। तो सबने इन चीजों को क्या माना है? संविधान की मूल संरचना माना है कि हाँ हमारा लक्ष्य यही है, हमारे संविधान का लक्ष्य यही है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी को बचाए रखना, सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना, जनता की खुशहाली और राष्ट्र की एकता में विश्वास रखना, यही हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है और इसी पे हमारा संविधान आगे बढ़ रहा है। तो इन चीजों को हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भी और हमारी न्यायपालिका ने हमेशा प्राथमिकता दी है और कहा है कि
आप कभी भी इन चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति में, ठीक है। यह आदर्श आज भी क्या आज भी हमारे आदर्श थोड़ी ना बदले, आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। तो सच आज भी वही चीजें हैं भाई, कोई किसी की गरिमा थोड़ी ना छीननी है, इंसल्ट थोड़ी ना करनी, सबको सम्मान भरा जीवन, आजादी भरा जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की समानता राष्ट्र में आनी चाहिए, ये हम सबकी अभिलाषा है। राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए, राष्ट्र अपने सिद्धांतों पर चले, देश अपने देश की जनता के हिसाब से चले, संप्रभु रहे, यही तो हम सबकी इच्छा है ना। तो हमारे संविधान की भी यही इच्छा है, इसीलिए इसको हमारे संविधान की मूल संरचना माना गया है। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद, जय